प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्य एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2011 के पेपर देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। ठीक दोस्तों, यह पेपर कक्षा 10 का है, सामाजिक विज्ञान का है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोस्तों 2011 का पेपर है। ठीक, यानी दोस्तों 11 साल पुराना ये पेपर हो गया। ठीक, तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक भैया, चलिए हम दोस्तों इस प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं और आपको दोस्तों इसका क्या करेंगे, हम बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर भी बताते चलेंगे। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा और मैं आपको आशा करता हूं कि हो सकता है क्वेश्चन इसी में से आ जाए भैया, क्योंकि दोस्तों ये 11 साल का पुराना पेपर है। ठीक, समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पर चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। लिखा है मेरे दोस्तों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन मतलब किसका है। ठीक, पहला ऑप्शन है कॉपलर का, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो का और चौथा ऑप्शन है कोपरनिकस का। ठीक, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन से। ठीक, यानी मेरे दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है, कोपरनिकस का। ठीक, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुआ। ठीक, पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण खोखले और चौथा ऑप्शन है दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है, दूसरा विकल्प सही है। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ, जो लाठियों की प्रहार से जो शहीद हुए कौन से थे, ये लाला लाजपत राय थे। ठीक भैया, चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे पेपर की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, गांधी जी ने दंडी यात्रा की थी। ठीक, पहला ऑप्शन है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु और चौथा ऑप्शन है नमक कानून तोड़ने हेतु। ठीक, तो दोस्तों का जो राइट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, यानी दोस्तों जो गांधी जी थे उन्होंने दंडी यात्रा किस लिए की, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में की। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक भैया, चौथा प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, लिखा हुआ है दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। पहला दोस्तों है ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण खोखले, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। यानी दोस्तों जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो क्या हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक, तो दोस्तों आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। ठीक, चलिए यहाँ पर पांचों पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटाए जा सकते हैं। पहला है राष्ट्रपति द्वारा विकल्प, दूसरा विकल्प है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, तीसरा विकल्प है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर और दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन देख सकते हैं लिखा हुआ है, कार्यालय काल में हटाए नहीं जा सकते। ठीक, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश पद से हटाए जाते हैं उसके किसके द्वारा हटाए जाते हैं, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाए जाते हैं। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा ऑप्शन है मेरठ में, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद में और चौथा ऑप्शन है कानपुर में। ठीक, तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, ये दोस्तों ये क्या है, तीसरा विकल्प हमारा क्या है, सही है। ठीक, अगला हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है दोस्तों, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन है निर्णय आपसी सहमति के आधार पर होता है, दूसरा ऑप्शन है इनमें वकील मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन दोस्तों इनमें निर्णय जल्दी होता है और दोस्तों चौथा ऑप्शन है ये जन कल्याण हेतु कार्य करती है। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है, दूसरा सही है। यानी दोस्तों जो लोक अदालत होता है इसमें क्या होता है, वकील मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आप कुछ भी समझ सकते हो। ठीक भैया, और ये भी सही है भैया, ये जन कल्याण हेतु कार्य करती है। ठीक, ये भी जो लोक अदालत होती है ये लोगों का कल्याण भी करती है, मतलब कई लोगों का। ठीक, तो ये भी समझ सकते हो। ठीक, ये भी सही रहेगा, ये भी। ठीक, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, दोनों जहाँ तक है मेरा विकल्प दोनों सही रहेगा। ठीक भैया, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8 पर। ठीक भैया, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ मेरे दोस्तों, यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ, इसकी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक लिखिए। ठीक, तो दोस्तों यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ, इटली में हुआ। ठीक, तो दोस्तों इसकी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, पहला दोस्तों कारण था धर्म युद्धों का प्रभाव और दूसरा कारण क्या था दोस्तों, छापे खानों का आविष्कार था। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अपने प्रारंभिक काल में इसका मुख्य
मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक, तो दोस्तों हम लोग इसको हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए भैया। ठीक है ना, चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कांग्रेस की यानी भारतीय कांग्रेस की स्थापना क्या हुई या कांग्रेस की स्थापना क्या हुई। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा भैया। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे, लिखा है, अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। लिखा हुआ दोस्तों, भारतीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम नामक एक कांग्रेस अधिकारी ने की। ठीक, यानी दोस्तों जो A.O. ह्यूम नामक क्या थे, एक अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, मतलब भारतीय कांग्रेस की क्या की, स्थापना की। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके प्रश्न में लिखा हुआ है अपने प्रारंभिक काल में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है उद्देश्य। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों इसके आगे कि अपने प्रारंभिक काल में इसका मुख्य उद्देश्य था कि वैज्ञानिक मार्ग द्वारा अपनी मांगे मानवाना, देश हित में कार्य करने वाले संगठित करना एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार करना ही था। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि देश को स्वतंत्रता दिलाने में मौलाना आज़ाद का क्या योगदान रहा। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है, पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा। लिखा है मैंने दोस्तों, देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए मौलाना आज़ाद का बहुत अत्यधिक योगदान रहा। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और ये एक साहसी एवं कुशल व्यक्ति थे। ये लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार रखते थे। ठीक, आप इस प्रकार से बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक, ये भी लिखा था कॉपी में, किताब में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको भी बनाकर लिख सकते हो। ठीक भैया, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नोत्तर नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हो लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 है भैया। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश के बाहर भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास करने वाले किन्हीं दो क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। ठीक, तो दोस्तों पहला क्रांतिकारी कौन है, कर्नल अल्काइट, और दूसरा है क्या है, सरदार हैं, और तीसरे कौन है, उधम सिंह। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, तीनों में कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये भी सही रहेगा हमारा। अगला है मेरे दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष सदन में किस प्रकार अनुशासन बनाए रखता है, इस संबंध में कोई दो कार्य लिखिए। ठीक, तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसका आंसर लिखा है। सबसे पहले मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़कर समझाऊंगा। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, यानी दोस्तों जो लोकसभा वो क्या है, संसद का क्या है, निम्न सदन है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है कि वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 545 है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या होता है, मतलब कुछ आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, पहला होता है दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा क्या है लिखा हुआ है, वह किसी सरकारी लाभ पद पर न हो। ठीक, यानी दोस्तों लोकसभा संसद का निम्न सदन, ये तो आप जान रहे हो कि सदन है। ठीक, इसमें क्या होता है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 545 होती है। और दोस्तों लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको योग्यता ये रखना चाहिए। ठीक, यानी ये क्या होता है, योग्यता आवश्यक होती है। ठीक, तो आप लोगों को पढ़कर ये बताए। ठीक, तो दोस्तों जो लोकसभा का कार्य पढ़ेंगे, इसका कार्य क्या होता है, इन्हें यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो कार्यों को लिखिए। ठीक ना, यहाँ पर आप समझते हैं इसके संबंध में इसके दो कार्यों के लिखिए। ठीक, तो दो कार्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला कार्य क्या है, लोकसभा संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाई जाती है, और दूसरा क्या है, लोकसभा संविधान में संशोधन करती है। कौन करता है दोस्तों, लोकसभा संसद का निम्न सदन। ठीक, यानी दोस्तों लोकसभा में ये कार्य होते हैं दोनों। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नोत्तर नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्नोत्तर नंबर 13 है हमारा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार संविधान का संरक्षण करता है। ठीक, तो दोस्तों हम लोग इसका आंसर जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न पत्र का हम लोग आंसर जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये हमारा जो ये प्रश्न है, आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, और दोस्तों ये एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, आप इसका दोनों आंसर एक ही होगा। ठीक, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय एवं प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका दोनों प्रश्नों का उत्तर यही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप दोस्तों लिखा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च उच्चतम, यानी दोस्तों सर्वोच्च को क्या कहते हैं, उच्चतम भी कहते हैं। ठीक, न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाया गया है। ठीक, यानी दोस्तों जो भारत के जो सर्वोच्च यानी जो दोस्तों उच्चतम जो न्यायालय हो क्या है, संविधान का संरक्षक बनाया गया है। ठीक, फिर यहाँ पर कह रहा है कि संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे वे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से न्यायिक कार्यों को संपन्न कर सके। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकारों से विभूषित किया गया है। अपीलीय मामले में यह भारत की अंतिम न्यायालय है। ठीक, इसके निर्णयों के विरुद्ध किसी
अन्य न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार बहुत विस्तृत है तथा महत्वपूर्ण भी है। ठीक, हमारे देश की उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं जिनका विवरण निम्न है। ठीक, तो दोस्तों पहला अधिकार क्या दिया है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा अधिकार क्या दिया है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर। और तीसरा क्या लिखा है मेरे दोस्तों? यहाँ पर देखिए प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई है। कह रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विवाद होता है। फिर यहाँ पर ऐसे विवाद जिसमें एक केंद्र सरकार और एक से अधिक राज्यों को सरकारों को दूसरी और एक अधिक राज्यों की सरकारों हों। ठीक, फिर तीसरा लिखा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो संविधान के संरक्षक में। ठीक दोस्तों, संविधान के संरक्षक के प्रश्न में। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक भैया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, अगला हमारा है प्रश्नोत्तर नंबर 14। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, इंग्लैंड के इतिहास में रक्तहीन क्रांति किस प्रकार एक युगांतकारी घटना थी। ठीक, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? इसका आंसर जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा देख सकते हो, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है उसका, यानी दोस्तों इंग्लैंड क्रांति की रक्तहीन क्रांति के योगदान कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में इंग्लैंड की क्रांति पहली राजनैतिक क्रांति थी। जनता राजा के अत्याचारों एवं कठोर धार्मिक, ठीक भैया, धार्मिक अनुशासन से ऊब चुकी थी। इंग्लैंड की क्रांति का मूल कारण राजा और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष था। ठीक, फिर लिखा है आगे, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक ऐसी राजनीतिक क्रांति हुई जिसमें हिंसा, रक्तपात, लूट आदि के लिए कोई स्थान नहीं था। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में सदियों से चली आ रही राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की इतिश्री हो गई। वास्तव में बिना रक्तपात की इस क्रांति के अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की। इसलिए इस क्रांति को महान क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति, श्वेत क्रांति आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति को इतने नामों से पुकारा जाता है। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो। यानी दोस्तों आप लोग जो मैं दोस्तों पढ़ रहा हूँ, आप इसको सुनिए, मैं क्या क्या कह रहा हूँ, केवल दोस्तों आप लोग सुन लीजिए। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप लोग जब पेपर में बैठेंगे तो वहाँ सबसे पहले क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। ठीक, आपके मन के अंदर जो भी विचार है आप लोग उसको लिख दीजिएगा। ठीक, उस प्रश्न के अंतर्गत, ठीक, उत्तर को। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इस युद्ध के बाद विश्व किन दो गुटों में बंट गया और इन गुटों को नेतृत्व किन देशों ने किया। ठीक, तो दोस्तों हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। ठीक भैया, तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो आंसर है यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व किन दो गुटों में बंट गया, इन गुटों को नेतृत्व किन देशों ने किया। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया था कि दूसरे विश्व युद्ध में किन देशों में मतलब बम गिराया गया था। ठीक, या आप बोल सकते हो एटम बम गिराया गया था। ठीक, तो दोस्तों कहाँ गिराया गया था? जापान देशों में बम गिराया गया था। ठीक, तो दोस्तों आप इस प्रकार से समझ सकते हो। यानी दोस्तों लिखा हुआ है जापान पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम गिराया। ठीक, कहाँ पर गिराया था दोस्तों? जापान में। ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ है नगरों का नाम हिरोशिमा और नागासाकी था। ठीक दोस्तों, तो आप लोग यही प्रश्न अभी पढ़े। ठीक, तो इसका जो आंसर है क्या है? जापान है। ठीक, तो वहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक भैया, फिर वहाँ पर देखिए वहाँ पर आगे प्रश्न कह रहा था कि इनके गुटों को मतलब इनके गुट के नाम भी बताइए। ठीक, तो इसको गुट के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुट में विभाजित हो गया। यानी दोस्तों वहाँ पर लिखा हुआ था कि विश्व जब मतलब परमाणु बम जब गिराया गया था तो विश्व का मतलब किन दो गुटों में बंट गया। ठीक, तो उन्हीं गुटों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, पहला दोस्तों गुट था कि एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दोस्तों जो दूसरा गुट था वो क्या था कि रूस कर रहा था। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो भैया। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है हमारा अगला प्रश्न, यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए। ठीक, यानी दोस्तों क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो क्षेत्रवाद उपाय करना चाहिए और आतंकवाद उपाय करना। यानी दोस्तों जो देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको दोस्तों क्या क्या उपाय करना चाहिए? पहला है तो क्षेत्रवाद और दूसरा क्या है? आतंकवाद। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो।
देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 17 है, लिखा हुआ है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना क्या उद्देश्य थे। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य, ठीक, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रश्न का उत्तर जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा भैया। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका आंसर है यहाँ पर, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ठीक, यानी दोस्तों ये प्रश्न है। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, हम उत्तर जानेंगे। ठीक, यानी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक, और दोस्तों क्या थे यहाँ पर आगे कह रहा है प्रश्न कि इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य। ठीक, और इनमें से किन्हीं दो को लिखिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, इन्हीं उद्देश्य क्या थे ये भी बताना है आपको, क्या करना है इनके मतलब इनके उद्देश्य को क्या करना है, केवल दो उद्देश्य को आपको लिखना है। ठीक, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे देखेंगे, लिखा हुआ है दोस्तों इसके दो प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला दोस्तों उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा शांति निरोधी तत्वों का दमन करना। ठीक, और दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना। ठीक, तो दोस्तों आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी में भारतवर्ष में राजनीतिक चेतना के विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक, तो दोस्तों मैंने इसका आंसर जो है ढूंढ रहा था, मिला नहीं। ठीक भैया, तो आप लोग चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग ढूंढ लीजिएगा भैया। ठीक, चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन है 19 भैया। ठीक, यानी दोस्तों 19 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पढ़ेंगे। लिखा हुआ है दोस्तों राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में देश में संकटकालीन स्थिति घोषित कर सकता है संविधान द्वारा, यदि उसे ये अधिकार न प्रदान किए गए तो देश में क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर जानेंगे। ठीक भैया, तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में संकट काल की घोषणा कर सकता है। ठीक, पहला दोस्तों है युद्ध, ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर संकट काल की घोषणा। ये क्या है, किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। ठीक, और दोस्तों दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा। ठीक, ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, 356 के अंतर्गत आता है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर आप देख लो तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि वित्तीय संकट के कारण आपातकाल की घोषणा। ये किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 360 अनुच्छेद के। ठीक, तो दोस्तों आप इस प्रकार से ये हमारा तीनों क्या है, ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। ठीक भैया, यानी दोस्तों संकटकालीन घोषणा की क्या है, यानी घोषित करता है। ठीक, तो इसको मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, तो यहाँ पर क्या कीजिए, मैं आप लोग थोड़ा सा पढ़ कर क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ भैया। ठीक, तो आप लोग इसको सुन लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों ये भैया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्रपति वाला भैया आपके एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक भैया, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में निम्न परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा की जा सकती है। पहला दोस्तों युद्ध, ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की पुष्टि आशंका होने पर संकट काल की घोषणा की जाएगी। केवल देश में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकेगी। ठीक, और दूसरा है दोस्तों लिखा हुआ है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तीसरा है दोस्तों आपातकाल की घोषणा आवश्यकता अनुसार संपूर्ण देश के लिए या देश किसी एक भाग अथवा कुछ भागों के लिए की जा सकेगी। यह व्यवस्था 42वें संशोधन 1976 द्वारा की गई है। इसके पूर्व आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश के लिए ही की जा सकती है। ठीक, तो आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग इसको ध्यान न दीजिए, आप लोग केवल इसको ध्यान दीजिए भैया, हेडिंग। ठीक, यानी हेडिंग के अनुसार क्या करना है, अगर आपको ये हेडिंग याद होगी ना तो आप क्या कीजिए, हेडिंग के अनुसार लिख दीजिएगा भैया। ठीक, यहाँ दोस्तों जैसे युद्ध लिखा है तो युद्ध के बारे में लिख दीजिए। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि ब्रह्म आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह होने पर संकटकालीन की घोषणा। दोस्तों ब्रह्म आक्रमण और सशस्त्र जो विद्रोह हुआ तो उसमें से कौन सी कठिनाई हुई, इसके बारे में आप लोग घोषणा पत्र के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, वहाँ पर आपको कोई पढ़ता नहीं है भैया, आप लोग बस अच्छे से रेटिंग बैठाइएगा और सीधे छापते चले जाए आपके मन में जो भी विचार है भैया। ठीक है ना, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्र
के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, राज्य के प्रशासन में उसका भूमिका का महत्व क्या होता है, यानी उसकी भूमिका का क्या महत्व होता है। ठीक, तो इसके बारे में भैया थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक भैया, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यानी दोस्तों अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक, आगे लिखा हुआ है दोस्तों, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सलाह पर क्या होगा, ये अन्य मंत्रियों की क्या होती है, नियुक्ति कराया जाता है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है कि राज्य परिषद मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रत्येक उत्तरदायी होंगी। इसी प्रकार स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति एक वास्तविक प्रधान ही न होकर साधारणतः एक संवैधानिक प्रधान की है। संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी यह राज्य शासन में राज्यपाल का पद प्रतिष्ठापूर्ण एवं सम्मानजनक है। फिर लिखा हुआ है दोस्तों डॉक्टर पी.के. सेन के शब्दों में। ठीक, यानी दोस्तों ये कौन थे, वैज्ञानिक थे, इनके शब्दों में इन्होंने लिखा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक, इन्होंने लिखा है कि राज्यपाल केवल नाम मात्र का ही अध्यक्ष नहीं है, परंतु या वरण कह सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका कार्य यह देखना है कि राज्य का प्रशासन ठीक प्रकार से चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। ठीक, इससे जो मुख्यमंत्री हैं क्या है, मतलब बहुत जरूरी होता है भैया मुख्यमंत्री का। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो मुख्यमंत्री होते हैं नहीं तो सारा कार्य देखते हैं कि कार्य मतलब राज्य में आपका कार्य ठीक चल रहा है कि बेकार चल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे हो गया सड़क वड़क काम, ठीक इस प्रकार से समझ सकते हो। फिर लिखा हुआ है दोस्तों अगले वैज्ञानिक के शब्दों में लिखा हुआ है कि एम.बी. पायली के अनुसार, यानी दोस्तों क्या है, ये भी वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। ठीक, इन्होंने लिखा है कि वह केवल नाममात्र ही अध्यक्ष नहीं, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। कहने का मतलब सही है भैया कि आपके राज्य में क्या होता है, वो वही सबसे बड़ा भाग्य होता है। ठीक, यानी दोस्तों अगर वो ना हो, मतलब मुख्यमंत्री ना हो तो कहाँ भैया काम चलेगा, यानी दोस्तों कहाँ भी सरकार चलेगी। ठीक, तो आप इस बात से समझ सकते हो। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा था प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिए भैया, यहाँ पर क्या कह रहा था कि राज्य के प्रशासन में उसकी भूमिका का महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने राज्यपाल का महत्व बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग समझाया है। और यहाँ पर क्या है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबंध है। ठीक, तो यहाँ पर क्या, केवल यहाँ पर थोड़ा से पढ़ लिखकर सुना दे रहा हूँ आपको। लिखा हुआ है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा राज्यपाल के प्रासाध्यातंत्र मंत्रीगण अपना पद धारण करेंगे, परंतु वास्तविकता यह है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनने व सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक भैया, फिर लिखा हुआ है दोस्तों राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और दूसरा दोस्तों राज्यपाल राज्य में नाममात्र का शासक है और मंत्रिपरिषद वास्तविक शासक है। ठीक, तीसरा दोस्तों राज्यपाल प्रत्येक दशा में मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल राज्य में वास्तविक शासक हो जाता है। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो। दोस्तों आप लोग केवल पढ़कर जाइएगा, बिल्कुल दोस्तों जो आपके दिमाग में है बिल्कुल भैया आप लोग केवल भैया काफ़ी भर कर आइएगा, मेरी गारंटी। ठीक, आप लोग फिक्स नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो। मैंने आप लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है मैंने थोड़ा सा आप लोगों को पढ़कर बताया। तो यहाँ पर हमारा पहुँच चुका है, यहाँ पर मानचित्र पर पहुँच चुका है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको भैया पढ़ लीजिए, आपके किताब में होगा। ठीक, यानी दोस्तों आपके जो टीनियल होंगे उसमें होगा, आप लोग मानचित्र वाला पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर दोस्तों हम पहुँच चुके हैं खंड खा की ओर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी भैया ये लिखा हुआ केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, यानी दोस्तों क्या होता है, आपको क्या दिया मानचित्र दिया जाए, उसमें क्या होता है भरना होता है। ठीक, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको मैं नहीं बताऊंगा। चलिए खंड बा पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग हैं। पहला ऑप्शन है लगभग 43%, दूसरा है लगभग 40%, तीसरा है भाई दोस्तों लगभग 33% और चौथा है लगभग 30%। ठीक, तो दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग कौन है, 43% है। ठीक, ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा है प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन है गार्डविन आस्टिन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कंचनजंगा और चौथा है
धौलागिरी। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दूसरा विकल्प सही है। यानी दोस्तों जो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो क्या है, गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक, तो आप इसका से समझ सकते हो। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लघु उद्योग में सम्मिलित है। ठीक, पहला है हथकरघा उद्योग, दूसरा है उर्वरक उद्योग, तीसरा है रसायन उद्योग और चौथा है दोस्तों कागज उद्योग। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, पहला विकल्प सही। ठीक, यानी दोस्तों हथकरघा उद्योग। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, लघु उद्योग में क्या है, सम्मिलित होते हैं। ठीक, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, अगला है हमारा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात हैं। ठीक, तो कितने हैं दोस्तों, 940 हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 विकल्प दे रहा है, इसमें 3 में क्या है, पहला वाला सही है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है 25 है हमारा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्पादन के किस साधन के पुरस्कार को लगान कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप समझ सकते हो श्रम को। अगर दोस्तों अगर कोई श्रम यानी दोस्तों कोई अगर कृषक जिसे कहते हैं दोस्तों, जिसे खेतों में काम करते हैं जो व्यक्ति, उन्हें क्या कहते हैं, मजदूर कहते हैं। ठीक, तो उसे सोशल साइंस में क्या कहा जाता है, श्रम भी कहा जाता है भैया। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्पादन के किस साधन के पुरस्कार को लगान कहते हैं, तो श्रम के। ठीक, मतलब उत्पादन के श्रम साधन के पुरस्कार को क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। ठीक भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 66.32%, दूसरा ऑप्शन है 65.38%, तीसरा है 67.40% और चौथा दोस्तों 68.35%। ठीक, तो आप इस बात समझ सकते हो। तो दोस्तों जो राइट आंसर है क्या है, दूसरा वाला सही है। यानी दोस्तों कितना है, 65.38%। ठीक, यानी दोस्तों वर्ष 2001 में जो गणना हुई थी वो साक्षरता कितनी है दोस्तों, 65.38% है। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 2005 से 2010 और दूसरा ऑप्शन है 2006 से 2011, तीसरा ऑप्शन है 2007 से 2012 और चौथा ऑप्शन है 2008 से 2013। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा विकल्प सही है। यानी दोस्तों 2007 से 2012। ठीक, यानी दोस्तों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी समयावधि क्या है, 2007 से 2012। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं प्रश्न नंबर 28 पर। ठीक, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि हिमालय के किन्हीं 2 दर्रों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो दोस्तों पहला दर्रा है हिमालय का शिवकिला दर्रा। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा है रोहतांग दर्रा। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो। तीसरा है मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 29 वाला प्रश्न, सॉरी तीसरा नहीं 29 वाला भैया। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों भारत में जनसंख्या वृद्धि के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो दोस्तों पहला कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि में लोगों में अशिक्षा, लोगों में मतलब क्या होती है दोस्तों, मतलब वो अनपढ़ होते हैं, तो इसलिए में दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि होती है। और दूसरा क्या होता है, वो उनकी मतलब कम उम्र में क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो इसलिए में दोस्तों जनसंख्या क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम हैं 30 नंबर पर। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक दोस्तों, तो हम लोग इस प्रश्न का क्या जानेंगे, उत्तर जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्थिक नियोजन के 2 उद्देश्य। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला दोस्तों उद्देश्य है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और दूसरा दोस्तों उद्देश्य है देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास होता है। ठीक, तो आप लोग ये क्या है, आर्थिक नियोजन की क्या है, ये 2 उद्देश्य है। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हो। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या था, लिखा था कि डेल्टा को परिभाषित कीजिए और किसी एक डेल्टा का नाम लिखिए। तो भैया काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है डेल्टा का, लिखा हुआ है दोस्तों डेल्टा की परिभाषा, लिखा हुआ है कि जब नदी अपने उद्गम से निकलकर सागर या झील में गिरती है, यानी कहने का मतलब जहाँ से नदी स्टार्ट होती है वहाँ से क्या होती है, निकलती है। यानी दोस्तों क्या होता है, जब नदी बहती है, नदी का पानी क्या होता है, वो क्या कहलाता है, उद्गम कहलाता है। ठीक, तो वही क्या होता है, जब निकलता है तो दोस्तों सागर या झील में गिरता है भैया। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है कि तो उसके ढाल में कमी के कारण नदी द्वारा किए गए अपरदन द्वारा उत्पन्न अवसादों का अपने मुहानों पर इकट्ठा करती है, जिससे एक विशेष आकार की आकृति बनती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, डेल्टा कहते हैं। कहने का मतलब मैं दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आम भाषा में समझ लीजिए।
जैसे मेरे दोस्तों आप लोग खेतों की जब सिंचाई करते हो तो क्या होता है, जब आप पाइप अपने मतलब खेत में ले जाते हो, देखिए जब पानी निकलता है उस पाइप से क्या होता है, मतलब सबसे पहले तो वो नीचे की ओर जाता है, फिर क्या होता है वो पानी क्या होता है नीचे से ऊपर की ओर उभार मारता है। ठीक, तो वही क्या दोस्तों होता है कि वह जब इकट्ठा होता है ना तो उसको क्या होता है, एक त्रिभुजाकार क्या होती है, एक आकृति बन जाती है। तो दोस्तों वही आकृति क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। ठीक, तो डेल्टा के यहाँ पर क्या करना था, एक मतलब नाम बताना। ठीक, तो दोस्तों पहला नाम है दोस्तों रूढ़ित डेल्टा, आप दूसरा बोल सकते हो कि पाली युक्त डेल्टा। ठीक, तो ये भी दोनों सही है। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है दोस्तों, भारत के निर्यात की किन्हीं 3 मदों का उल्लेख कीजिए। ठीक, ये दोस्तों निर्यात की मदों का, आप लोग निर्यात का मतलब मैंने समझाया था कि जो भारत से क्या हो जाती है, मतलब निकाली जाती है दोस्तों, अपने देश से क्या हो जाती है दूसरे देशों में भेजी जाती है, तो क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। ठीक, तो इसके क्या करना है, आप लोग बना चढ़ा कर लिख दीजिएगा भैया। ठीक, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण हेतु 2 सुझाव लिखिए, तो आप लोग इसको भी बनाकर लिख सकते हो भैया। ठीक, ये भी बनाकर भैया लिख सकते हो, एक बार पढ़ लीजिएगा बस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 34 प्रश्न है कि भारत में लघु उद्योगों की 5 समस्याओं पर प्रकाश डालिए, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर अगला है कि भूमि की 5 विशेषताएं बताइए। आप बता सकते हो कि भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं, भूमि पर घर का निर्माण किया जाता है, भूमि को बहुत मतलब भूमि को धरती माता भी कहते हैं। आप लोग इस प्रकार से बनाकर कोई भी लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप दोस्तों लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या था, भारतीय मिट्टी के संरक्षण हेतु 5 सुझाव दीजिए। यानी दोस्तों संरक्षण का मतलब होता है कि भारतीय मिट्टी की मतलब सुरक्षा, यानी इसकी सुरक्षा भारतीय मिट्टी की कैसे की जाए। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जो भी आपके मन में आपके मतलब जो भी विचार हैं आप लोग उस अपने विचार से प्रस्तुत कर सकते हो कि भारतीय मिट्टी के संरक्षण पर। ठीक, तो यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न क्या है, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ कि भारतीय वनों की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी दोस्तों 5 विशेषताएं, भारतीय वनों से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, ठीक, क्या क्या नुकसान होते हैं, आप लोग विशेषताएं बना चढ़ा कर लिख दीजिएगा। ठीक, अगला है दोस्तों, भारत में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु 4 सुझाव दीजिए। उत्पादकता यानी दोस्तों जब आप खेतों में जब कोई चीज़ आप बोते हो, गेहूँ भा, चावल भा, गल्ला हो गया, कुछ भी बोते हो, तो दोस्तों उत्पादकता यानी दोस्तों पैदावार उसी को कहते हैं। ठीक, बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, 4 सुझाव। सबसे पहले तो आप लोग दीजिए, समय समय पानी देना चाहिए, उसको देखभाल करनी चाहिए। ठीक, खाद का छिड़काव करना चाहिए। ठीक, आप इस प्रकार से समझ सकते हो भैया। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि की न्यून उत्पादकता के 4 कारणों का प्रकाश डालिए। तो ठीक इसी प्रकार से जो ने 2 बताया मैंने, यहाँ पर प्रश्न उत्तर, यहाँ पर आप लोग कुछ भी बना चढ़ा कर लिख सकते हो भैया। ठीक, यहाँ पर अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विकासशील देशों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, तो आप लोग इसको भी बना चढ़ा कर लिख सकते हो भैया, एक बार पढ़ लीजिएगा अपन। ठीक है ना, चिन्ह लगाकर। अगला यहाँ पर है कि विकसित देशों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये भी आप एक विकासशील है, एक विकसित है। ठीक, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए कि विकासशील किसे कहते हैं, विकसित कहते हैं। तो आप लोग आसान तरीके से बनाकर लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि शिवालिंग पर्वतमाला, यानी दोस्तों क्या है, मानचित्र निर्माण को क्या करना है, आपको दर्शाना है। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। और यहाँ पर भैया ये मानचित्र वाला है भैया, प्रश्न उत्तर आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या किया, इस प्रश्न पत्र का दोस्तों पूरा आपको जितना हो सका मुझसे मैंने सोल्यूशन बताया। ठीक, यानी दोस्तों 2011 का पेपर है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि 2011 का ये सबसे मतलब 11 साल हो गया इस पेपर को रखे मुझे। ठीक, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी दिया हूँ। और दोस्तों हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। ठीक, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।